अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। कोविड-19 जहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुसीबतें लेकर आए, वहाँ पर एक ब्लेसिंग भी आई है कि हम लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिला है अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए। और जब फैमिली की बात करें तो माँ बाप का किरदार, इफेक्टिव पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन जनरल भी, लेकिन कोविड में ऐसी सिचुएशन, क्योंकि माँ बाप हमें बता रहे होते हैं साथ साथ कि हमने ये एक्सपीरियंस किया था, इससे तुम लोग भी सीखो, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जिसको माँ बाप और बच्चे इकट्ठे एक साथ फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर बात हम लोग करेंगे कि इफेक्टिव पेरेंटिंग ड्यूरिंग कोविड भी और इन जनरल भी कितनी ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, शाफिया रफ़ीक साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। शाफिया साहिबा के हवाले से मैं बताता चलूँ तो चाइल्ड कोच भी हैं, इसके अलावा पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं और इससे बढ़ के एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जिम्मेदारी कबूल करना कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम माँ बाप बन गए हैं या हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल, और योर लवली फेसेस इंस्पायरिंग मी अ लॉट कि सुबह सुबह जो है वो खुश चेहरे देखे जाएं तो दिन भी अच्छा गुजरता है। राइट मॉर्निंग। और पेरेंटिंग के हवाले से जहाँ तक बात है तो अभी आपने कहा कि एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, या अंडरस्टैंड कितना ज़रूरी है कि हम माँ बाप बनने जा रहे हैं या हम माँ बाप हैं। दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज़, राइट। देखिए, पेरेंटिंग के हवाले से या माँ बनने, सबसे पहले तो हम माँ की बात करते हैं ना, तो माँ बनने के हवाले से बात ये आ जाती है कि माँ बनने के लिए माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, देखिए दुनिया बहुत आगे चली गई है। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस यू गेट मैरिड, इवन के शादी की काउंसलिंग भी नहीं है। सबसे पहले तो देखिए शादी की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि इफ़ द गर्ल इज़ रेडी और नॉट, इफ़ द बॉय इज़ रेडी और नॉट। मुझे इन जनरल कॉन्सेप्ट ये देखा गया है कि पाकिस्तान में 20 साल 21 साल और जब जैसे ही 22 साल आप क्रॉस करते हैं, मैंने शादी करनी है, अपने बेटे की, मैंने अपने बेटे की शादी करनी है। और वो प्रेशर इतना बिल्ट होता है कि जब आप फैमिलीज़ ढूंढना शुरू करते हैं, बच्चे की मर्ज़ी नहीं जानी जाती मोस्टली केसेस में। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रही, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। फिर मर्ज़ी जाने बगैर फिर शादी भी कर दी जाती है और लाजमी नहीं है कि हर एक को आइडियल सिचुएशन मिले। और फिर उस लड़की का उस घर में जाके सेट होना, फिर आप ये भी कहें कि वो अपना माइंड मेकअप भी करे मदर के हवाले से, तो आई बिलीव इट्स अ हैपनिंग थिंग टू गो। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप माँ बनने के प्रोसेस में होती हैं, जब आप कंसीव कर लेती हैं, तो आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि अब आपने आगे क्या करना है। तो पाकिस्तान के हवाले से तो ये है। अच्छा, मैं जो आपकी बात समझी हूँ, आपके कहने का मतलब ये है कि पेरेंटिंग तब स्टार्ट हो जाती है जब आप कंसीव करते हैं। तो उस प्रोसेस में मियाँ बीवी दोनों को ही पार्ट प्ले करना चाहिए। तो कितना पार्ट प्ले करना चाहिए और कितना ज़रूरी है ये समझना कि अब से हमारा पेरेंट बनना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, इसमें आप ये देखिए ना कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसीव करने से पहले भी प्लानिंग की जाती है। ठीक है कि जी, अब जब आप कंसीव कर रहे होते हैं, आपने एक हेल्दी चाइल्ड कंसीव करना है, तो अब जैसे फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मदर्स जो कंसीव करना चाह रही होती हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। उसका आपका एडवांटेज ये होगा कि आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला हेल्दी होगा और आपकी अपने अंदर जो कमियां हैं वो पूरी होंगी, डेफिशिएंसीज न्यूट्रिशन की है या व्हाटएवर। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आप एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब आप कंसीव करती हैं एक बेबी को, पेरेंटिंग तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब आपने सोच लिया कि आई वांट टू बी अ मदर एंड आई वांट टू बी अ फादर। और फिर वो जो सोच जैसे ही परवान चढ़ती है, तो आपका जब बेबी आप कंसीव करते हैं तो आपका तो सारा का सारा प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं, कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी है कि बेबी जो भी आप फील कर रहे होते हैं वो फील कर रहा होता है। जब मदर रोती है तो इवन वो रो रहा होता है। तो क्या क्या काम उस वक्त करने चाहिए, कितना खुश रहना ज़रूरी है, खाना पीना कितना ज़रूरी है और पढ़ना लिखना भी कितना ज़रूरी है, ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से। इसमें होता ये है कि देखिए, बच्चे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान डालता है। एक ह्यूमन बीइंग को आप अपने स्टमक के अंदर, आप अपने वॉर्म के अंदर
डेवलप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका हार्ट डेवलप होता है, उसकी चीज़ें डेवलप, ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो वो आपको फील कर रहा है। आप जो खा पी रहे हैं वो आपके बच्चे पे असर कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो आपके बच्चा सुन रहा है। इसी तरह से कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप बहुत खुश रहें, आप अपने नर्व्स को रिलैक्स रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, स्टोरीज़ पढ़ें बच्चों की, और जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सजेस्ट करते हैं कि कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक पढ़ें, और उससे होता क्या है कि बच्चा भी वो सब कुछ सुन रहा होता है और उसका लैंग्वेज का प्रोसेस वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि when the child start listening to you, ultimately when he will come out of your womb, और जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत आसानी होगी, उसके पास वोकैबुलरी ऑलरेडी आ रही है जहन में, और उसके सुन के ये बन चुका होगा, माइंड प्रोसेस वहीं से करना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में एक और चीज़ देखी जाती है, जिस तरीके से आपने शादी की बात की, बच्चे पैदा होके और फिर हम लोग ये छोड़ देते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने तरबियत करनी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग सीख भी लेंगे और बड़े भी हो जाएंगे। तो किस एज में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये नेचुरल प्रोसेस को हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये अवेयरनेस कैसे उनके अंदर भी आ सकती है? इसमें आप ये देखिए कि मैं नहीं समझती एज अ पर्सन, एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं नहीं समझती कि इट्स एब्सोल्युटली अ नेचुरल प्रोसेस। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली अ नेचुरल प्रोसेस। आपको इंटरवीन करना होता है, ठीक है, और इंटरवीन किस तरह से करना होता है, जैसे अभी हमने प्रेगनेंसी से बात स्टार्ट की, जब हमने हेल्दी डाइट भी लेना स्टार्ट कर दी, हमारा बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी पैदा हो गया। उसके बाद ये कि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ मैसेज देना चाहूँगी कि फर्स्ट 3 years में 90% ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप, साइंस कहती है। जब 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस बच्चे को एक कन्फाइन और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में रखेंगे, और वो कन्फाइन और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि आप बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, बच्चे के साथ खेलेंगे, प्ले बेस्ड लर्निंग, उसके बाद आप बच्चे के साथ ब्लॉक बिल्डिंग करें, बच्चे के साथ अच्छी बातें करें, बच्चे के साथ इम्प्रेसिव टॉक करें। आपका बच्चा वही सीख रहा है जो आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये बात की कि बच्चे के साथ खेलें, इसके ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि माँ बाप बच्चों को चीज़ें ला देते हैं लेकिन फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देती हैं। पहले सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से। आज देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट फसी मेहता, और इस हफ्ते की जो एपिसोड्स हैं ये मैं आपको अभी से बता दूं, मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे। अच्छा, तो मैंने जैसे आपसे अभी पहले कहा कि मैं उम्मीद रखता हूं कि आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशबाश होंगे। अब जब हम ऐसी बात करते हैं किसी से भी कि आप सेहतमंद हैं, तो अमूमन इसका जो मतलब हम अखज़ करते हैं वो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अच्छा दिख रहा है, खुश शक्ल है, ठीक ठाक है, सेहत ठीक है, अपना ख्याल रखते हैं, और ये ख्याल अमूमन आप डिटर्मिन करेंगे कि आपकी खुराक अच्छी होगी, वर्जिश करते होंगे। लेकिन एक और सेहत का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसे हम इग्नोर करते हैं, वो है आपकी ज़हनी नशोनुमा, आपकी मेंटल हेल्थ। इस पर हमने कुछ अर्सा पहले बात भी की थी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम किसी को कहते हैं यार ये बहुत ज़हीन आदमी है, ये ज़हीन लड़की है, ये ज़हीन शख्स है, तो इससे मुराद क्या ली जाती है? इससे मुराद है कि उस शख्स के पास बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी, मालूमात आमा भी होंगी, और यकीनन तालीम भी होगी, और सबसे बढ़कर कि उसके पास विजडम होगी। अब ये जो हम बात अक्सर करते हैं कि ये दाना है, इससे दानाई की बात सुनने को मिलती है, इससे अच्छा मशवरा करने लोग जाते हैं। इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे तजुर्बात, तल्ख हकीकत और ऐसे वक्त देखे होंगे जिसकी बुनियाद पे वो शख्स आज एक ऐसा मकाम रखता है कि आपको अच्छी गाइडेंस देता है, और आप जाते हैं ऐसे लोगों के पास मशवरे के लिए। तो जहानत के कुछ और पहलू भी हैं। पिछले 20 बरस में हमने देखा कि लोग जब किसी को सिलेक्ट करते हैं एज ए लीडर अपने इदारे में या किसी और हलके में, तो अमूमन उसकी जहानत को देखा जाता है। जहानत के अलावा भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, उनका नेटवर्क, उसकी कम्युनिटी, उस पर भी हम आज बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे, कुछ इस हफ्ते कुछ अगले हफ्ते। लेकिन जहानत को जज करने का क्या पैरामीटर है? बस आप देखेंगे कि इसके पास क्या अच्छी डिग्री है, अच्छे ग्रेड्स हैं,
तो अमूमन एक क्वेश्चनेयर, एक स्किल्स को जज करने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसे IQ का नाम दिया गया, इंटेलिजेंस कोशेंट, ज़हनी काबिलियत इस शख्स की क्या है। कहा जाता है कि आइंस्टाइन से ज़्यादा IQ अभी तक किसी का नहीं था, और अगर आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल किया और दुनिया के इतने राज हम पे अफशा किए, इतनी थ्योरीज जो हैं वो उसने आगे पेश की जिसके ऊपर साइंस ने बेपनाह रिसर्च की, तो आप सोचिए कि IQ अब सिर्फ एक वाहिद रिक्वायरमेंट नहीं रही, एक और पैमाना भी आ चुका है। अगर आपने एक बड़ी टीम को लीड करना है तो उसमें मसाइल भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, मुश्किल हालात से गुजरना है, चाहे वो इदारा हो, चाहे वो एक छोटी सी टीम हो, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल हो या मुल्क हो। वो जो कोशेंट है, वो जो पैमाना है, वो है इमोशनल कोशेंट, जो डिटरमिन करता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो हम जो गुफ्तगू करेंगे इस हफ्ते वो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आपकी ज़हनी काबिलियत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखा जाता है कि आपके पास वैसे कितना नॉलेज है, कितना आपका इंटेलेक्ट है, इसी तरह क्या आप अपने जज्बात पे काबू सही तरीके से रख सकते हैं। और उस पे कुछ 4 या 5 मैं समझता हूँ मेरी राय के मुताबिक और मेरी रिसर्च के मुताबिक की एरियाज़ हैं, अगर आप इन पे फोकस करें तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कुछ टिप्स पे बात करेंगे, तो इसके कुछ 5 जो वो एरियाज़ हैं वो हैं, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस है आगाही, सेल्फ अवेयरनेस है खुद आगाही। मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे क्या दिख रहा है, मैं अवेयर हूँ, मुझे फ्रंट व्यू दिख रहा है, रेयर व्यू में बैक व्यू दिख रहा है, रेयर व्यू मिरर के अंदर साइड व्यूज़ दिख रहे हैं साइड कैमरा में, तो मुझे तकरीबन 360 डिग्री अवेयरनेस है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। और मैं अपनी समात के ज़रिए अगर अलर्ट हूँ, अवेयर हूँ, आगाह हूँ, तो मुझे मालूम है कि किसी ने हॉन्क किया है पीछे से। सो सेल्फ अवेयरनेस इसी तरह अपने अंदर झांकने को कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस और एक है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस पे पहले बात कर लेते हैं। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस से मुराद है कि मैं पब्लिक के अंदर, अवाम में, लोगों में अपने आप को कैसे परसीव करता हूँ, या मैं चाहता हूँ वो परसीव करें तो मैं वैसे एक्ट करूँगा। और इसमें ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें जो सोशल नॉर्म्स होंगी, जो आप समझेंगे कि सोसाइटी का एक अमूमन अमल है, आम तौर पे जो माशरा है वो इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करेगा या इस तरह की आपसे गुफ्तगू एक्सपेक्ट करेगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, और उसकी वजह ये होती है कि उनका अपने जज्बात पे कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने जज्बात पे कंट्रोल करना है, किस जज्बे पे रखना है, किस इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो उसका पहला स्टेज है अपने आप को पहले बेहतर जानना, अवेयर होना, खुद आगाही। प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अगर शीशे के सामने खड़ा हूँ तो मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाऊँगा कि मैं ठीक हूँ कि मैं नहीं लग रहा। और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि मैंने किसी से बात करनी है, किसी महफिल में किसी गुफ्तगू के ऊपर कुछ रिएक्शन देना है या इजहार राय करना है, तो उसके कुछ नॉर्म्स होंगे जो मुझे एक्सरसाइज करने होंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने पहले भी बहुत एपिसोड्स में ये बात की है कि ऑलवेज स्ट्राइक द बैलेंस। किसी भी चीज़ को अगर आप इतदाल में रह के करेंगे तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, एक्सट्रीम में जाएंगे तो नहीं। अब इसका मकसद क्या है आपको बताने का? अगर आप बहुत ज़्यादा पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप नर्वस हो जाएंगे। अच्छा, आप समझेंगे कि हर कोई मुझे ही जज कर रहा है, हर एक की निगाह मेरे पे है, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में बहुत इंडल्ज होंगे तो भी आप ऑकवर्ड बिहेव करेंगे, आप थोड़ा सा मुख्तलिफ और वियर्ड बिहेव करेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस है जिसकी हमने पहले बात की, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं वो कॉन्फिडेंट है, उनको अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छी तंज़ो मज़ा भी कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ किस पैमाने पे करनी है और उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा। सो जो अब सेल्फ अवेयरनेस हमने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की एक टाइप है या एक हिस्सा है, एक एलिमेंट है, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें जो टिप्स हैं करने के लिए, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन क्या है? आप इंटरनेट पे बेपनाह रिसोर्सेज मिलेंगे। मेडिटेशन है खामोशी से अपने अंदर झांकना, सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस को, अपने आप को
हर चीज़ को महसूस करना और ग्रेटफुल होना। अब ये जो ग्रेटफुल होना, ये क्या बात है? इसका मतलब है कि खुदा का शुक्र अदा करें कि बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द है, जो ना हो तो कुछ भी ना हो। दूसरी चीज़, जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें तंग नहीं करेंगी। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है वो है कि लोगों से, जब आप ख़ास तौर पे जो आपका एक क्लोज्ड सर्कल है, आपका जो हल्का अहबाब है, आपकी फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, उनसे फीडबैक लें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। फ़ौरन किसी के कहने पे मैं रिएक्ट कर दूँ, जज्बाती होके कोई चीज़ कैंसिल कर दूँ। किसी ने कुछ कहा तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी इसको तो फारिग कर दो, निकाल दो। भाई क्यों निकाल दो? अमूमन जो लोग मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, शायद उन्होंने ऐसा किया हो, शायद ऐसे ख्यालात उनके जहन में आए हो, लेकिन कभी आप बहुत डीप जब जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है, तो आप उससे रिलेट करेंगे। मैं अगले एपिसोड में इसका जिक्र करूंगा। इसको हम एम्पैथी कहते हैं। एक चीज़ है सिंपैथी, तरस खा लेना, एक है एम्पैथी कि दूसरे की जगह पे जाके सोचना। जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी की मैंने जिक्र किया कि ये एक बड़ा लंबा सफ़र है, उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप करें तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। माइंडफुलनेस को एक्सरसाइज कीजिए। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको माइंडफुलनेस के ऊपर फोकस कराएंगी। एक और चीज़ है कि अपने जब भी कोई इवेंट हो तो हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। 4-5 दिन वाले या 4 साल पहले कुछ हुआ हो तो हम भूल जाएंगे कि वो हमने रिएक्ट किया था, लड़ाई हुई थी, समझ नहीं आता क्यों हुआ था, किसी के साथ कोई बदतमीजी की थी, याद नहीं है। नोट करें, अपने रोज़ की एक डायरी लिखें, रोज़नामचा लिखें, जर्नल लिखें। जो जर्नल लोग लिखते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। एक तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि मेरे में खामी और खूबी क्या है, और आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है क्योंकि आप जो माइंड में था, मेमोरी में, अब आपने उसको रिकॉर्ड किया तो वो रीइंफोर्स हो गया आपकी मेमोरी में। सेल्फ अवेयरनेस के अलावा आपने अपनी मेमोरी भी शार्प कर ली, और साथ साथ आपने ये नोट किया कि मेरे कौन से वो चीज़ें हैं, जज्बात हैं या मेरे एक्शंस हैं या रिएक्शंस हैं जिन्हें मैंने ठीक करना है, जिन्हें मैंने इम्प्रूव करना है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करता है। एक और इसमें मैं टिप दूं, वो है पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। मस्बत ख्याली, बी पॉजिटिव, खून के अलावा यहाँ पे भी बी पॉजिटिव हो। और ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि झिझके मत, नहीं आता तो कोई बात नहीं, एडमिट करें। ये भी सेल्फ अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपने अंदर जब आप झांक रहे हैं और आप जानते हैं कि मेरे में क्या खूबी है, क्या खामी है, तो सबसे पहला स्टेज है एडमिट करना कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है, या मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे रुकना नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अब क्या कहेगा कि मैंने सीखना है, सीखूंगा, गलत करूंगा, फेल हो जाऊंगा, पर रुकूंगा नहीं, बेहतर करूंगा, सीखूंगा, लोगों से समझूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये है ग्रोथ माइंडसेट। फेल बट फेल फॉरवर्ड, और उससे लर्न करें कि मैंने क्यों किया, मैं कैसे इसको बेहतर करूंगा। तो मैंने पहले बोला कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि इन टिप्स पे अमल करके आप खुद आगाही की जो सफ़र शुरू करेंगे या कर चुके होंगे, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी मंजिल तक जल्द अज जल्द पहुंचेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप कौन सी ऐसी टिप्स या ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे सेल्फ अवेयरनेस में या इमोशनली इंटेलिजेंट होने में आपको मदद मिलती है। अगले एपिसोड को मत छोड़िएगा, क्योंकि अब हम अगले कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे कुछ ऐसे और पहलुओं की जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मुझे बताएं कि हम जो अभी बात कर रहे थे कि खेलना बच्चों के साथ कितना ज़रूरी है, पेरेंटिंग में फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी है। अभी एक रिसर्च है इसके ऊपर। प्ले बेस्ड लर्निंग पे पूरा का पूरा करिकुलम डेवलप किया गया है अब्रॉड में। प्ले इज़ नॉट जस्ट अ प्ले, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और यहाँ पे हमें ये सिखाने की या बताने की, ये मैसेज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को खिलौने ख़रीदते वक्त
इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनको कोई ऐसा खिलौना तो नहीं प्रोवाइड करें जो उनको एग्रेसिव बना रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को गन टॉय खरीद के देते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। उनको पता है इससे लोगों को मारते हैं, इससे डराते हैं, और आपका बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, सिट डाउन, आई विल शूट यू, मार दूंगा मैं तुम्हें। आप क्यों सिखा रहे हैं अपने बच्चे को ये सब? आप उसको क्यों एग्जर्शन में ला रहे हैं, क्यों अच्छा एग्रेसिव सॉरी, बना रहे मैं हैं? आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बात ऐसी आ गई थी कि मैं कंट्रोल जी, नहीं कर बताइए। सकी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लेज़र गन भी उनके ऊपर की हुई होती है, Yes, पेरेंट्स के ऊपर, yes. और वो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि छोटा है, बड़ा होगा, सीख जाएगा। इससे भी अगर आगे की एक हद मैं बता दूं, हम बच्चों को ये सिखाती हैं ईद पे कि आपने गन ले ली, अब जो है ना, आप ये छिपकली है, ठीक है, इस पे हिट करो, ठीक है, ये कीड़ा है, इस पे हिट करो, ये चीज़ें होती हैं। जी, यही इसी पे मैं बात कर रही हूँ कि आप ये देखें कि आप पहले डिसाइड करो, ठीक है? मैं मदर हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, अगर तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को कैसे बनाना चाहते हैं। बनाया तो अल्लाह की ज़ात ने है, लेकिन हमने उनको हीरा कैसे बनाना, उनको पॉलिश कैसे करना, शेप कैसे देनी है। आई डिसाइडेड कि मैं अपने बच्चों को सॉफ्ट बनाना चाहती हूँ, काइंडनेस सिखाना चाहती हूँ, हमदर्दी सिखाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को चैरिटी करना सिखाना चाहती हूँ, मैं उनको दुनिया में प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाना चाहती हूँ, प्रोडक्टिव ग्लोबल सिटीज़न बनाना चाहती हूँ, ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और मैंने यही किया। आप अगर अपने बच्चे को एग्रेसिवनेस सिखाएंगे, हिटिंग सिखाएंगे, एब्यूसिव लैंग्वेज सिखाएंगे, आपका बच्चा माशरे में जाके वही करेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि कल को माशरे में जाके रियल गन से भी उसको फ़र्क ना पड़ रहा हो, क्योंकि उसने बचपन से वो सारी चीज़ें देखी है और उसको लगता है इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। सो वी नीड टू सी दिस थिंग। फिर एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, आपने कहा कि बच्चों को खिलौने तो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ खेला नहीं जाता। तो मेरी पेरेंट्स को ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जो भी खिलौने लेके दें, आप उसका मकसद बच्चे को समझाएं, आप उनके साथ खेलें। आप एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बेटी की बात करती हूँ, तो मेरी बेटी को जब मैंने टॉयज़ लेके दिए, तो एक सेट लेके दिया, किचन का पूरा सेट। और इनिशियली आप बाकी बच्चों को देख लें तो सेट लेके देंगे, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं, टॉयज़ इधर फेंके उधर रखे। बट मैंने जब पहले दिन उसको लेके दिया तो मैंने उससे कहा कि बेटा, वी आर गोइंग टू लर्न कुकिंग। ये मेरा किचन है, ये ज़ेरेक का किचन है, सो वी आर गोइंग टू लर्न कुकिंग। एंड ट्रस्ट मी, उसने चाय बनाना अपने किचन में सीखा। प्रिटेंड प्ले इसको कहते हैं, कि आपने सिर्फ प्रिटेंड करना है। तो वो क्या करती थी कि जो चीज़ मैं डालती थी वो अपने पॉट्स ले आती थी, किचन काउंटर पे वो वही चीज़ डालती थी, कुक नहीं होता था वो। अब आलम ये है कि मेरे लिए चाय मेरी बेटी बनाती है, शामी कबाब उसको फ्राई करना आ गए हैं। एवरी सिंगल थिंग शी लुक एट मी, शी प्रिटेंड इन दैट हाउस। और उसकी बहुत छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी मैंने बनाए हुए हैं। और बच्चों को मकसद बताएं। आप अब्रॉड चले जाएं, आपका प्ले बेस्ड लर्निंग पे स्कूल्स हैं, वो कहते हैं आप बच्चों को भेजें, सिखाना हमारा काम है। कोई किताबें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हमारा सारा फोकस, माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा ये स्कूल जाएगा तो सीख जाएगा। भाई, स्कूल इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। आपको क्या पता यहाँ पे किस किस्म की टीचर्स हायर हुई हुई हैं, आपको क्या पता वो आउट ऑफ नेसेसिटी अपनी ज़रूरत के तहत जॉब के लिए आई हुई हैं या अपने पैशन की वजह से आई हुई हैं। तो आपका बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, ना वो किसी टीचर की ज़िम्मेदारी है, ना माशरे की ज़िम्मेदारी है। हाँ, अलबत्ता माशरे पे आपकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है, आपकी माशरे पे ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि आपने उसको ऐसा सिटीज़न बनाना है जो माशरे के लिए थ्रेट ना हो। वो कहते हैं कि कल मैंने भी एक स्टोरी पढ़ी कि बाप अपने बच्चे को कह रहा कि बेटा देख के कदम रखना, ठीक है? तो बच्चे ने बाप को कहा कि बाबा, मैं तो आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, आप देख के कदम रखें। तो जब जिम्मेदारी वालिदैन निभाना शुरू करेंगे तो बच्चे देख के उनको जिम्मेदारी लाएंगे। तो एहसास जिम्मेदारी कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों में डिलीवर करना। देखिए, कहा जाता है ना कि पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं कहा जाता, एडल्ट्स कहा जाता है। इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है? नहीं, या आपके माशरे की भी जिम्मेदारी है। आपके घर के साथ एक वकील रहता है, आपके लेफ्ट पे एक जज रहता है, फर्ज करें आपके सामने एक कूड़ा उठाने वाला रहता है। यू नेवर नो किसी की किस्मत क्या है। लेकिन आप अपने नेबर्स चूज नहीं कर सकते। हाँ, दोस्त आप चूज कर सकते हैं, नेबर्स नहीं कर सकते। लेकिन उन नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, उन नेबर्स को कल्चर एक लिमिट सिखाना, वो आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है।
मेरे बच्चे किसके घर जाएंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे किससे मिलेंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उस सर्कल में क्या हो रहा है ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चे को नहीं पता। अगर मुझे उसके किसी फ्रेंड में कुछ फ़र्क लग रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, हाउ टू स्टॉप अ चाइल्ड, और किस तरीके से स्टॉप करना है कि वो बच्चा भी आपकी बात सुन ले और उसकी पर्सनालिटी पे भी हर्ज ना हो। ठीक, आपने कहा कि एक बच्चे को रेज़ करने के लिए एक पूरा विलेज चाहिए, तो जैसे पाकिस्तान का कल्चर है कि हम लोग पूरी फैमिलीज़ रहते हैं इकट्ठे, तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि नानी, दादी, दादा, नाना ये भी बहुत बिगाड़ते हैं बच्चों को। और माँ बाप तो ठीक करना चाह रहे होते हैं, डांटना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन कहा जाता है इनको डांटना नहीं है, इनको मारना नहीं है, बच्चा है ये। उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि उनका कितना रोल है, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है क्योंकि मैं लेक्चरार भी हूँ कॉलेज में, तो मेरे जो पॉजिटिव पेरेंटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, मैम मेरा 4 साल का बेटा है और मेरे घर में ये इतने लोग हैं, तो आप जो बातें करती हैं वो ऐसी बातें हैं कि वो नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो ठीक सकती है? उस हाँ, मैं environment में। समझ गई आपकी बात। इसमें मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, वो ये कहती हूँ कि मैं अगर मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहती तो मे बी इट्स अ ब्लेसिंग और मे बी इट्स नॉट, टू मी इट्स नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली के जितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उतने आपके अकेले नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आपके जॉइंट फैमिली में क्यों बच्चे बिगड़ते हैं, आपके जॉइंट फैमिली में बच्चों को क्यों बिगाड़ा जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसको हम चीज़ें- यहीं से समझते हैं, जी। लेकिन सेगमेंट का टाइम हो जाता है तो हम चलते हैं अपने सेगमेंट पे, जो कि है फिटनेस, और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि फुल बॉडी फैट को कैसे रिड्यूस करना है। अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक बहुत अहम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारी फीमेल्स के लिए। और फीमेल्स को एक मेजर कंसर्न होता है फ़ैट लॉस के अराउंड की, मेरे बॉडी पे जो एक्सेस फ़ैट है मुझे उसे कम करना है। और ये फ़ैट हमारी बॉडी में बड़ा विजिबली नज़र आता है, बड़ी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, ना सिर्फ फीमेल्स को बल्कि मेन को भी। और कंसर्न्स ये होते हैं कि मेरी स्किन लूज़ है। और स्किन लूज़ क्यों होती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट। दैट इज़ बिकॉज अगर आपका वेट आपने बहुत ज़्यादा अब्रप्टली चेंज किया है, रिड्यूस किया है, तो हमारी स्किन लूज़ हो जाती है। देन स्ट्रेच मार्क्स के मसाइल होते हैं, ये भी एक इशू है। और इस सब का एक वन सोल्यूशन है जो हम अक्सर ख़वातीन इग्नोर करती हैं। सो आई बीइंग अ वुमन, मैं ज़ाती तौर पर मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था जब तक मैंने खुद इसको स्टडी नहीं किया। और बहुत सी फीमेल्स को लगता है कि सिर्फ कार्डियो करना, दौड़ें लगाना, कूदना और बस जंप्स मारते रहने से जो है ना मेरा फ़ैट कम होगा और उसी से मेरी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमें ट्वीक करने की ज़रूरत है। कार्डियो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस पॉपुलैरिटी की वजह से फ़ीमेल में जो उसकी जो रेपरकशंस आते हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो ये है कि बोन्स उनकी वीक होती हैं। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सी फीमेल्स को बड़ी अर्ली एज से आ रहा है। अच्छा, हार्मोन्स के इशू बड़े प्रिवेलेंट हैं फीमेल्स के अंदर। आपको 15-16 साल की बच्चियां मिलेंगी जिनको पता नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हार्मोनल इश्यूज होंगे, और उसकी वजह यही होगी कि हम नरिश नहीं कर रहे। उसकी सेकंड वजह ये होगी कि हमारा वर्कआउट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल कार्डियो फोकस्ड है। सो मिथ ये है कि कार्डियो से ही मेरा फ़ैट लॉस होगा, और ये एक बहुत बड़ी मिथ है। और आज हम उसको डीबंक करेंगे और हम आपको बताएंगे किस तरीके से वेट ट्रेनिंग से फीमेल्स, पर्टिकुलरली फीमेल्स जो है अपना फ़ैट लॉस कम कर सकती हैं। और फीमेल्स में वेट ट्रेनिंग के हवाले से बड़ा एक खब्त पाया जाता है उनके दिमाग में कि उनको लगता है कि अगर मैंने 2 किलो का डंबल उठा लिया ना तो मेरी मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी। तो ये मिथ भी हम डीबंक करेंगे, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 8-10 साल से मैं अच्छा खासा हैवी वेट लिफ्ट कर रही हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप फ़ौरन से आपकी बॉडी मर्दों की तरह हो जाती है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास वो हार्मोन ही नहीं है जो मर्दों में होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि एक फ़ीमेल बॉडी में एक 3 साल के लड़के जितना टेस्टोस्टेरोन होता है। सो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा मसल पैक कर सकें। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और येस, नाउ बहुत सी फीमेल्स फिर आर्ग्यू करती हैं, ओह माय गॉड, मैंने जो लड़कियां देखी हैं, मैंने ख़वातीन देखी हैं जिनका मर्दों जैसी बॉडी होती है। गाइज, उन्होंने
सब्सटेंसेस यूज़ की होती हैं, उन्होंने कोई ना कोई टेस्टोस्टेरोन, स्टीरॉइड्स अपने आप को इंजेक्ट किए होते हैं. दैट्स व्हेन दे कैन अचीव दैट बॉडी. अदरवाइज नेचुरली, अगर आप नेचुरली हेल्दी फूड खा रहे हैं और अगर आप 100 किलो 200 किलो का स्क्वाट भी कर रहे हैं ना, आपकी बॉडी बंदों जैसी नहीं बननी. ये तो फैक्ट है. इस सब के बारे में हम बात करेंगे, आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे. स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, एंड विल बी राइट बैक. अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, डियर लेडीज़. हाँ, क्योंकि आज का सेगमेंट तो है ही पर्टिकुलरली लेडीज़ के बारे में कि आपने अपना फैट लॉस कैसे करना है, वर्कआउट से कैसे करना है. और एक जो कंसर्न है, मिथ है फीमेल्स में कि यार थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करनी है, मैंने 1 किलो का डंबल उठाना है और मेरी बॉडी जो है ना मर्दों जैसी हो जानी है. मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रही हूँ, मगर थोड़ा सा इसी हवाले के हमारी फीमेल्स के दिमाग में ना थोड़ा सा खपत होता है. मुझे भी था, जब तक मैंने स्टडी नहीं की और मुझे पता नहीं चला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है. मेरे साथ है साकिब, थैंक यू. साकिब हमें डेमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि हमने मुख्तलिफ वर्कआउट्स कैसे करने हैं, डिफरेंट बॉडी वेट वर्कआउट्स. ओके, आपके पास डंबल्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है. डंबल्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास हैं बॉटल्स, पानी की बॉटल्स आप भर लें अपने पास. और राइट, फीमेल्स, सबसे बड़ा मसला आता है जी फीमेल्स को, उनको कंसर्न होता है कि यार मेरा जो ये वेस्ट से नीचे का जो बॉडी पार्ट है और मेरी थाइज़ हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हैं और मैंने इसको कम करना है. इसीलिए हम अटैक कर रहे हैं प्रॉब्लम को पहले स्टार्ट करके. अगेन आपके साथ हमने बहुत से वार्म अप्स डिस्कस किए हुए हैं. कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करें, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने आज आधा घंटा वर्कआउट करना है, 45 मिनट्स वर्कआउट करना है, तो देखें हर वर्कआउट के पहले हम आपको रोज़ वार्म अप करके नहीं, थोड़ा सा टाइम का भी हमारे पास वो होता है, तो आपने वर्कआउट लाजमी करना है. 5 मिनट लगाएं, वार्म अप लाजमी करें. हमने आपके साथ शेयर किया था जॉइंट मोबिलाइज कैसे करना है, आपने प्लीज़ उनको आप अपनी रूटीन में लेकर आएँ. वार्म अप लाजमी करें. ओके, वार्म अप करने के बाद हम क्या करेंगे कि साकिब हमारे पास ये हैं वेट्स, हम कर रहे हैं अपनी लेग्स को. और राइट, फर्स्ट आउट हम जा रहे हैं स्क्वाट में. हमने स्क्वाट डिस्कस किया था. साकिब थोड़ा सा आप सेंटर में आएंगे, थैंक यू सो मच. और राइट, हम खड़े होंगे शोल्डर विद अपार्ट, यहाँ पे हमारी टांगें इस तरह ओपन होंगी. हमने अपना वजन अपनी एड़ी पे रखना है, अपनी हील पर रखना है. और राइट, और हमने अपनी कमर अगेन स्ट्रेट रखनी है. आप साकिब को थोड़ा सा देखें किस तरीके से वो चेस्ट आउट कर रहे हैं और कमर स्ट्रेट कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमने अपनी कमर को रखना है. ओके, नाउ इमेजिन करें कि आपके पीछे एक इनविजिबल एक स्टूल पड़ा हुआ है और आप उस पर बैठने जा रहे हैं. तो आपने स्लोली अपनी बट पीछे जैसे एक स्टूल पे बैठने जा रहे हैं, स्लोली डाउन करनी है. आपका वजन आपकी एड़ी पे रहेगा और स्लोली डाउन जाएंगे. 5 4 3 2 1. ग्रेट. स्लोली करें, प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करें. और 5 4 3 2 1. और राइट, हमने एक स्क्वाट किया, एक टांग पीछे लेके जाएंगे. साकिब हम जा रहे हैं लंज में. और राइट, आप जाएंगे पीछे, बिल्कुल अपनी मैक्सिमम टांगें खोलेंगे और आपने सिर्फ ये करना है कि आपने यहाँ से इसको प्रेस डाउन करना है नीचे की तरफ. 5 4 3 2 1. एंड होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1. कम बैक अप स्लोली. 5 4 3 2 1. कम बैक. और राइट, अभी भी हमारा वर्कआउट पूरा नहीं हुआ, एक रैप पूरा नहीं हुआ. वी गो अदर लेग, दूसरी लेग हम पीछे लेके जाएंगे. और अगेन आपने एक तो मैक्सिमम टांगें खोलनी है और आपने इस घुटने से ना आपने इसको स्लोली डिसेंड डाउन करना. और राइट, 5 4 3 2 1. ब्रिलियंट. 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे. 5 4 3 2 1. अमेजिंग, ज़बरदस्त. साकिब वापस आ जाएं स्लोली. ओके, अब जाके एक रैप हुआ है जी. हाउ डू यू फील साकिब? ज़बरदस्त एक्टिवेशन हुई हुई है. हाँ, सो जितना स्लोली आप वर्कआउट करते हैं आपको फील होगा कि आपका मसल काम कर रहा है. तो अगर यही चीज़ें आप कूद कूद के कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आप जंपे मार रहे हैं तो आपको फीलिंग नहीं आनी. व्हाट डू यू फील? क्या फील हो रहा है? बर्न फील हो रहा है? क्या हो रहा है? एक्टिवेशन फील हो रहा है? एक्टिवेशन, बर्निंग, बिल्कुल प्रॉपर मसल के ऊपर, किसी जॉइंट पे मेरा प्रेशर नहीं आया. एग्जैक्टली. अच्छा, हमने हल्का सा वेट अपना इन्हेंस किया और हमारी जो पूरी बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी का भी वेट है. अगर आपका वज़न है 50 60 70 80 90 जितना भी किलो आपका वज़न है, तो जो हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे ना वर्कआउट करने में, जो आप स्लोली करेंगे उसी 50 60 70 80 90 100 जितना भी किलो आपका वेट है उसको आप इस्तेमाल करेंगे और उससे आप इंटेंसिटी क्रिएट करेंगे. आपकी ऐसी खूबसूरत बॉडी बिल्ड होनी है, किसी और कहीं पे भी नहीं बन सकती, जो आप अपने नेचुरली अपनी बॉडी बिल्ड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो हम करेंगे, इसको हम रिपीट करेंगे. लेडीज़ क्या करेंगे? 5 सेकेंड्स में डाउन, स्लो जल्दी से थोड़ा सा करके दिखाएंगे ताकि अब हम ऑडियंस को एक बार रिपीट करेंगे. और राइट, 5 सेकंड्स में डाउन, स्क्वाट, 3 2 1. वी कम अप, 5 4 3 2 1. होल्ड सॉरी, 5 सेकंड अप. और राइट, गो बैक, Like that. Okay. 5 4 3 2 1. Hold. 5 4 3
2, 1. कम बैक अप, यस यस, जबरदस्त। अभी अब कहानी पूरी नहीं हुई, लेट्स गो। Second leg bend. 5 seconds down. 5, Zabardast. 4, 3, 2, 1. जबरदस्त। Hold. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ये करके दिखाने का मकसद ये है कि स्लोली, आराम से। बहुत सी लोग ना बस जल्दी करते हैं, बस ना जल्दी जल्दी ये और बस मैंने कर लिया। नहीं नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट को एग्जीक्यूट करें प्रॉपर एंगल्स के साथ। ओके, ये हमारा फर्स्ट वर्कआउट था। अब लेग्स का कंसर्न है, अपर बॉडी का भी फीमेल्स को बड़ा कंसर्न होता है। एक कंसर्न ये होता है, मेरी ना ये जगह बड़ी लूज है, मुझे यहाँ लूज स्किन का मसला है, मुझे यहाँ पे ये फैट्स में पसंद नहीं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द कैमरा, मुझे द वे मेरी अपर बॉडी, मुझे आई डोंट लाइक द वे इट लुक्स। ऑलराइट, इसके लिए हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं वर्कआउट्स। हम जा रहे हैं पुशअप्स के ऊपर। ओके लेडीज, द बेस्ट वे टू बिल्ड दिस होल अपर बॉडी, ये जो सारे मसाइल हैं, जो ये वाले मसाइल हैं, ये वाले मसाइल हैं और आपके फ्रंट बॉडी के मसाइल हैं, इन सब को हल करने के लिए आ रहा है आपके पास पुशअप्स। ऑलराइट, आपने पहले तो स्टार्ट करें नी से। अब हम नी पे ही रहेंगे। अब आपने नी पे ऐसे करना है गाइस कि आपने नी पे ऐसे करना है कि आपने ना यहाँ से अपनी बट को थोड़ा सा सामने लाना है, इधर शोल्डर से लेके इस घुटने तक के एरिया को एक तख्ता बना दें, समझे? ये एक तख्ता है, तो यानी यहाँ ये जॉइंट मूव ना हो। ओके, अब हम जाएंगे, हमारे हाथ, हमारा शोल्डर और हमारी कलाई दोनों एक लाइन में। ओके, हम जाएंगे 5 सेकंड्स में नाउ। साकिब, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अपनी चेस्ट, अपना पेट, सब कुछ, कमर, सब कुछ ज़मीन पे लगा दें। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। अब स्लोली यहीं से ऊपर आएँ, पुश करें। 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली। ओके, अब हम अपने हाथ खोलेंगे, वाइड स्टांस। ओके, अब हम यहाँ से अपने हाथ मैंने खोल दिए। ऑलराइट, सो ये है पुशअप करने का तरीका। पहले हम आपको स्टैंडर्ड पुशअप बता रहे थे, वो आपने देख लिया। असल वर्कआउट कैसे करना है, हम गए इस तरह नीचे। ऑलराइट, अब हम स्लोली जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, चेस्ट डाउन, पेट डाउन, सब डाउन। ऑलराइट, कम बैक अप नाउ। 5, 4, 3, 2, आराम से, बहुत आराम से। दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर सेल्फ। ओके, हमने वाइड दोनों हाथ इधर ला के रखे, वाइड स्टांस किया। अब हम क्लोज लाएंगे और क्लोज लाएंगे और क्लोज स्टांस करेंगे। समहाउ आपने ऐसे रखना है कि मेरी आपके बिल्कुल चेस्ट के सामने ना ऐसे एक डायमंड बनाना है। दिस इज लाइक, और ये आपका ट्राइसेप को हिट करेगा, आपके पैक्स को हिट करेगा, आपकी अपर चेस्ट को हिट करेगा, आपकी बाइसेप, ट्राइसेप, सब को हिट करेगा। इस तरह साकिब, आपको मैं आप मेरी ज़मीन है। सो यू कम हेयर, स्लोली डाउन। 5, 4, 3, 2, 1 एंड सब कुछ डाउन एंड स्लोली कम बैक अप। यहीं जब ना आपको पुश करें। 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, अपर बॉडी के ये 2 वर्कआउट हम आपके साथ शेयर किए। ओके एवरीबॉडी, थर्ड हम करेंगे आपके साथ एक स्टमक का क्विक वर्कआउट, क्योंकि पेट को हिट करना भी ज़रूरी है। जल्दी से हम ट्विस्ट कर देंगे साकिब। ऑलराइट, हम फीट टू फीट रखेंगे। ज़बरदस्त, ब्रिलियंट। फीट टू फीट जोड़ देंगे पाँव को और अपनी लेग्स को ओपन करेंगे। ऑलराइट, ओके, और पाँव वहाँ से हमने पाँव जोड़ दिए। ओके, अब यहाँ से हम आएंगे। अब अगर स्टमक को यहाँ सकिंग करेंगे। ऑलराइट, यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, बिगिनर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आए और हम सिर्फ अपने घुटने टच करेंगे। स्लोली आप घुटने टच होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, चिन ऊपर, थोड़ी ऊपर, और 5, 4, 3, 2, 1, कम बैक। ऑलराइट, अगेन रिपीट करें इसको 10 से 15, 20, 50 बार डेली बेस पे। और आप थोड़ी बात देखेंगे, और आपने अपने स्टमक को एक्टिवेट रखना है, पेट को अपने टाइट रखना है और पेट की मदद से उठ के बैठना है। ये बहुत अहम है। जब आप इसको बिल्ड करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, तो आपने ऑल द वे, साकिब वील डू एडवांस नाउ, जल्दी से। ऑलराइट, हम जाएंगे ऑल द वे अप, स्ट्रेट अप, और वहाँ पे हम ज़मीन पे हाथ रखेंगे और इस तरह हम 15 से 20 अपने एब्स को हिट करेंगे। वर्कआउट, थैंक यू सो मच साकिब। और दिस इज़ हाउ इट्स डन। अपना वर्कआउट लाजमी डेली बेस पे करें। और इस तरीके से जब आप अपनी वर्कआउट में मसल एक्टिवेशन वर्कआउट्स ऐड करेंगे तो आपका फैट बर्न होगा और तभी आपकी बॉडी में वो शेप आएगी जो आप लाना चाहते हैं। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ। ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे थे फैट लॉस के ऊपर, और पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स को बड़ा ये कंसर्न होता है कि मैं फैट लॉस कैसे करूं और मेरी बॉडी के ऊपर जो ये सारा फैट है
मेरे अंडर आर्म्स के पास, मेरी बैक के पास, मेरे साइड हैंडल्स पे, मेरे पेट पे, ये कैसे कम होगा? हमने आपके साथ वर्कआउट शेयर किया, उसके साथ मगर खाली वर्कआउट करने से कुछ नहीं होने लगा। वर्कआउट सिर्फ 20% ऑफ द इक्वेशन है, 80% ऑफ द इक्वेशन इज़ योर न्यूट्रिशन। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि हम सब की बॉडी में, अगर हम मैं पर्टिकुलरली एब्स की बात करूँ तो हम सब के एब्स हैं। अगर आपका 100 किलो वजन है या आपका 150 किलो वजन है या 200 भी है, तो हम सब के एब्स हैं। मसला अब ये है कि वो जो एब्स हैं या वो जो भी मसल है या वो बाइसेप है, वो कवर्ड है एक फैट की लेयर से। हमने उस फैट की लेयर को कम करना है। तो अगर आपका फैट परसेंटेज है 50%, 60%, हमने उसको कम करके ला के 30, 20 और 18% पे लेकर आना है। सो ये कैसे होगा? सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर मेरा फैट परसेंटेज ज़्यादा है, सबसे पहले मैंने और फैट अपनी बॉडी में नहीं मैंने इनपुट करना। मतलब तली हुई चीज़ें मैंने कम खानी है। जितनी मैंने ऑयली चीज़ें आप कम करेंगे अपनी लाइफ से, उतना ज़्यादा आपका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट भी नहीं करेंगे तब भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने 80% जो इक्वेशन का हिस्सा है न्यूट्रिशन, उस पर आपने काम कर लिया। सो ऑयल अपनी लाइफ से कम करें, ग्रिलिंग करें, बेक करें, स्टीम करें, सौते करें, मगर डीप फ्राइंग से इज्तनाब करें। ये डीप फ्राइंग आपका फ़ैट परसेंटेज इन्हांस कर रही है और इसके साथ साथ सिर्फ ना ये आपकी बॉडी के ऊपर फैट चढ़ा रही है, ये बल्कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में डाल रही है। हार्ट अटैक पाकिस्तान में 95% ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी डेथ होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। और इसके ऊपर रिसर्च हुई कि वो हार्ट अटैक्स होते क्यों हैं। वो 99% ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, एलिमिनेट ऑयल और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से आपको एक और सूब में खुश आमदीद कहेंगे। इफेक्टिव पेरेंटिंग के हवाले से बात चल रही है। जी शफिया साहिबा, आप जॉइंट फैमिली के हवाले से कुछ टिप्स शेयर करना चाह रही हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे पहले तो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि वो आइडियल सिचुएशन में नहीं है। हम लोग तकरीबन बहुत खूबसूरत बात आपने की। 70 to 80% हम ऐसे हैं जो वाकई ही आइडियल सिचुएशन में होते हैं जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं। सिर्फ 20% वो हैं जिनको बहुत ही स्टबन और बहुत ही इस किस्म के इन लॉज या नानी के घर हैं या समथिंग लाइक दिस, तो वो मिलते हैं जो बच्चों पे असरअंदाज हो रहे हैं। इस मसले का सबसे पहला हल तो ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी फैमिली है, मैंने जो कुछ करना है इसी के अंदर रहते हुए करना ये है। चेंज नहीं हो सकता। ठीक, ये नहीं और मैं बदलना भी नहीं चाहती। मुझे ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो एक पेन ले लें, ठीक है, लिखना शुरू करें और सच्चे दिल के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे दिमाग के साथ लिखें, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिख लें, ठीक है। आपने लिखा जी मुझे जॉइंट फैमिली की ये एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा संभाल लेगा, कोई बच्चे को खाना भी खिलाया जा रहा है, मैं आज बीमार हूँ, खाना भी पक रहा है, सब चीज़ें लुक आफ्टर हो रही हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, अच्छा घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। कॉन्स हैं, बहुत डोमिनेटिंग है मेरी सास, मेरी एक नहीं सुनती हैं, जब मूड होता है तो कहीं जाने देती हैं, जब मूड नहीं होता तो नहीं जाने देती। अच्छा ठीक है, लिख लिया आपने सब कुछ। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, बहुत कुछ लिखेंगे आप। अच्छा, लिखने के बाद अब आप डिसाइड करेंगे कि ये जो कॉन्स हैं, जो बातें गलत हैं, मैंने कैसे सुधारनी है। सबसे पहले आ जाता है सास के साथ रिश्ता। ठीक है, आप उसको अपनी मां नहीं समझना चाहते, यार मत समझो, मैं नहीं फोर्स करती, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, बट एंड ऑफ द डे शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। आपका फ़ायदा ही नहीं है थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होने का अगर आप उनको कन्विंस न कर सकें, अपनी बात ना पहुंचा सकें उन तक, या उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करके उनको अपनी बात कन्वे ना कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यंग जनरेशन टॉलरेंस नहीं है, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, ये हमें इस्लाम भी सिखाता है। आप पेशेंस रखें। आप देखें ना वो वाक़या हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंक देती थी, तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उसको बर्दाश्त करते थे। तो आप मुझे बताएं, किसी पे कूड़ा फेंक दिया जाता और वो ना बोले, और एक सास आपको दो बातें सुनाती है और आप पलट के चार बातें सुनाएं, दिस इज़ नॉट डन, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। आप उनको एक बड़े का रुतबा दे दें। आप सिर्फ प्यार करके देखो, हर चीज़ का सलूशन मोहब्बत है। प्यार करो, चाय का वक्त है, चाय बना दो, 1 मिनट लगेगा,
उनको कहना ना पड़े। आप उनकी थोड़ी सी खिदमत कर दो, वो 20 टाइम्स इफेक्टिवली आपके साथ वर्क करेंगी। वो कहेंगी कि नो, शी डोंट हर्ट मी, शी इज़ पार्ट ऑफ माई फैमिली। और जब आपकी सास आपकी ऑनरशिप ले लेती है ना, तो फिर तो nobody dares to talk to you बिल्कुल। in rubbish manner। तो मेरा आज ये मैसेज है सीख लें आप। आप सब लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं कि सास इज़ अ ब्लेसिंग, और दादी कभी भी अपने पोते पोतियों के लिए बुरी नहीं होती, नानी कभी भी अपने नवासे नवासियों के लिए बुरी नहीं होती। वो उसके प्यार मोहब्बत की वजह से कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। वो अब अगर सिखा देंगी, आप बता देंगी कि अम्मी ऐसे नहीं ऐसे है, आप ये देखें इसका ये। आप मुझे बताएं, आप कितने पेशेंस से अपनी सास से बात करते हैं? मतलब मोस्टली केसेस में उनकी तो सही बात भी आपको गलत लग रही है। गलत लगती है। आप पेशेंस से उनको अपना मुद्दा समझाएं और यकीन करें, थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग के बाद वो एक पॉइंट पे आ जाएंगी कि वो कहेंगे वो ठीक कह रही है, उसको करने दो। और ये इफेक्टिव बात है। ये मेरे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं। हाँ। और मैं उनको एक टाइम फ्रेम दे देती हूँ कि 1 महीना है और 1 महीने में तुमने एक जवाब नहीं देना, चाहे वो गलत बोल रही है, तुमने जवाब नहीं देना। मतलब आप तो एग्जांपल शेयर कर रही हैं। हाँ, आपने जवाब नहीं देना, आपने जवाब नहीं देना। गलत भी बोल रही हैं, बोलने दो। लेकिन जब वो गुस्सा ठंडा हो जाए तो बाद में बैठ जाओ, काउंसलिंग करो। अम्मी ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था, लेकिन आप बड़ी हैं, 2 लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल। मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं उस वक्त आपको जवाब देती। वो कहती मैम इट्स वर्किंग लाइक अ मैजिक। हर इंसान मोहब्बत चाहता है, ये हर हर इंसान घर प्यार की चाहता है। कहानी और हर घर को मेरा ख्याल है कि इसको देखने और सीखने की ज़रूरत है। अब ज़रा अगर आ जाएं कोविड की सिचुएशन के जी, ऊपर, जी। हम लोग ज़रा इन जनरल बात कर रहे थे, तो कोविड में क्या ये वक्त था भी कि इफेक्टिव पेरेंटिंग हो सकती? आई बिलीव दिस इज़ अ आइडियल टाइम। आप ये देखें कि आइडियल टाइम में इसलिए कहूँगी कि कुछ एडल्ट्स भी ऐसे हैं जो स्ट्रेस से गुजर रहे थे, स्पेशली फाइनेंशियली। ठीक है। और जब आप फाइनेंशियली क्रंच में होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेस में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे अंदर उस लेवल की बर्दाश्त नहीं है कि हम अपने बच्चों पे गुस्सा ना निकालें या अपनी वाइफ पे गुस्सा ना निकालें या वाइफ बच्चों पे गुस्सा ना निकालें, क्योंकि जॉबियन मदर्स भी तो हैं ना। तो फिर जब ये सारी सिचुएशन होती है तो आप कुछ ना करते हुए भी सब कुछ तबाह कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है सिर्फ यहाँ पे, आप फाइनेंशियली क्रंच में हैं, अग्रीड, आपके पास जो है वो चीज़ें जिस तरह पहले होती थी वैसे नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर आपको 3 वक्त का खाना अल्लाह सुब्हाना व तआला प्रोवाइड कर रहा है घर के अंदर, आप बीमारी से महफूज हैं और आपके सिलसिले चल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप आइडियल सिचुएशन में हैं। चाहे आप गांव में बैठे हैं, चाहे आप शहर में बैठे हैं, लेकिन इस दौरान मत भूलें कि आपकी औलाद है, आपने अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है। बच्चे बाहर निकल के नहीं खेल रहे तो उनके साथ खेलें, घर में छोटा सा सहन है तो उधर निकल जाएं, खड़े खड़े जंप करें, भागें। बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एनर्जीज़ को निकालना बाहर, क्योंकि जब उनकी एनर्जीज़ नहीं यूटिलाइज़ होती, चैनलाइज नहीं होती, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें एक्सर्शन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर देंगे तो वो बच्चे सेट हो जाएंगे। अच्छा, वो तो चिड़चिड़े होते ही हैं, वालिदैन क्यों बेजार हो जाते हैं? देखिए, कोविड की सिचुएशन में तो वालिदैन का बेजार होना भी एक नेचुरल अमल है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर फ़र्ज़ करें आप हाउसवाइफ हैं और आपका हस्बैंड कमाता है, हस्बैंड जो कभी 4 लाख कमाता था वो 1 लाख कमाना शुरू हो गया है, तो वो अपनी एक्सर्शन घर लेके आ रहा है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस माहौल में आप रहने की आदत थी आपको, आप उस तरह ग्रोसरी नहीं कर पा रही हैं, आप शॉपिंग्स नहीं कर पा रही, आप बेजार। इवन बच्चों की ज़रूरतें नहीं आप उस तरीके से पूरी कर पा रहे। वही मैं कह रही हूँ, आप बेजार हैं। अब अल्टीमेटली इन दोनों की बेजारी निकल रही है बच्चों पे, और बच्चों को नहीं फ़र्क पड़ रहा आप उनकी नीड्स उस तरह से मीट कर रही हैं कि नहीं। बच्चे अभी भी प्यार चाहते हैं। मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन जो आज मैं आपको दूंगी, दैट इज़ योर काइंड वर्ड्स, एम्पैथी, सिंपैथी, लव। आप दुनिया बदल सकते हैं इससे। आप अपनी ज़ुबान अच्छी रखिए प्लीज़, अपने बच्चों के साथ भी प्यार कीजिए, गिव देम लॉट्स ऑफ हग, loads of hug, acknowledge them, उनको कहें कि you are worth it, आपकी ज़रूरत है तो आप इस दुनिया में हो, I love you, आप देखें आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। So that's how it works. ठीक, बहुत सारे और भी सवालात हैं जो हम रखेंगे शाफिया साहिबा के सामने, लेकिन इस वक्त हम लोग चलते हैं आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री के सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज क्या बताया जा रहा है। वापस आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे।
कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली हमजा और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए आइडिया के साथ। वो आइडिया जिसने दुनिया बदल दी, दैट चेंज द वर्ल्ड। आप मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, यकीनन करते होंगे, लेकिन मोबाइल्स इस्तेमाल करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल्स की बैटरी चार्ज हो। यस, बैटरीज। आज मैं मोबाइल के बारे में नहीं बात करूंगा, बल्कि उस सोर्स के बारे में बात करूंगा जो पावर और एनर्जी को कंजर्व करती है और उसकी बुनियाद पे बहुत सी चीजें चलती हैं, जैसा कि आपका मोबाइल और जैसा कि ये कैमरा जिसके सामने मैं खड़ा हूं। अगर बैटरीज ना होती तो शायद आज का मोबाइल, जो जदीद मोबाइल है, ये भी ना होता और ये कैमरास जो हम इस्तेमाल करते हैं ये भी ना होते, और ज़िंदगी में शायद बेशुमार ऐसी सहूलियात हैं जो ना होती अगर बैटरीज ना होती। सो बैटरी, एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम दरियाफ्त की बात करते हैं, डिस्कवरीज की बात करते हैं, तो देयर आर मेनी डिस्कवरीज इन द ह्यूमन हिस्ट्री जो एक्सीडेंटली हो गई। एक्सीडेंटली होने से मुराद ये है कि सम एक्सीडेंटल हैपनिंग टुक प्लेस, और उसकी बुनियाद पे क्या हुआ कि एक ख्याल ने जन्म लिया, और उस ख्याल के ऊपर जब काम शुरू हुआ तो एक चीज़ जो है वो वजूद में आ गई। अगर हम बैटरी के हवाले से बात करें तो सन 1771 में एक इटालियन फिजिशियन, यानी एक इटालियन मुआलिज जो है, उसने क्या किया, उसने एक मरे हुए मेंढक जो है उसके ऊपर तजुर्बा किया। मेंढक मरा हुआ था और उसकी टांगों के उसने डाइसेक्शन की, और डाइसेक्शन के बाद उसने एक धात का रॉड जो है उसकी टांग को लगाया, तो मेंढक के अंदर एक ट्विच पैदा हुआ। डू यू अंडरस्टैंड ट्विच? यस, दिस इज ट्विच, यानी झटका सा पैदा हुआ। और उस पर उस इटालियन फिजिशियन जिसका नाम गुलवानी था, गुलवानी ने कहा कि ये जो ट्विच पैदा हुआ है, ये जो आपको झटका महसूस हुआ है मेंढक के जिस्म के अंदर, ये उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी जानवर के अंदर मौजूद एनिमल इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिसिटी करंट मौजूद था। उसी दौर में जहां पे गुलवानी ये काम कर रहा था, उसी टाइम पे इटालियन फिजिसिस्ट अलेजांद्रो वोल्टा एक और तजुर्बे में मशगूल था। लेकिन पूरे मामले को समझते हुए अलेक्जेंडर वोल्टा ने तजर्बात का एक सिलसिला शुरू कर दिया, और इन तजर्बात की बुनियाद पे उसने आखिरकार दुनिया की पहली बैटरी बनाई। उसने क्या किया कि उसने जिंक और सिल्वर की कुछ डिस्क्स ली, उनको ऊपर तले रखा और उनके दरमियान में नमक में भीगा हुआ कपड़ा उनके दरमियान में रख दिया। उसकी वजह से एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पैदा हुआ, और उस केमिकल रिएक्शन की बुनियाद पे एक स्टडी यानी एक मुस्तहकम करंट पैदा हुआ। कहते हैं कि वो करंट जो वोल्टेक पायल यानी अलेक्जेंड्रा वोल्टा की पहली बैटरी में पैदा हुआ, वो AA बैटरी, आज की AA बैटरी के बराबर था। एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर बैटरी इन द ह्यूमन हिस्ट्री जिसके अंदर एक स्टेडी करंट पैदा हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड वोल्टेक पायल। लेकिन वोल्टेक पायल से पहले भी एक बैटरी की कहानी है जिसे कहते हैं बगदाद की बैटरी। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सन 1938 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने आसारे कदीमा की तलाश करते हुए इराक का सफ़र किया, और इराक के शहर बगदाद में उसे खुदाई के दौरान एक मर्तबान मिला जिसे जार कहते हैं। उस मर्तबान के अंदर उसने देखा कि कुछ रॉड्स जो हैं वो लोहे के मौजूद हैं, और उन लोहे के रॉड्स के गिर्द तांबे यानी कॉपर का एक सिलेंडर है, और मर्तबान के अंदर कुछ ऐसे माया के शवाहिद थे, जिसे यानी लिक्विड के शवाहिद थे, जिसे ये महसूस हो रहा था कि इसके अंदर कोई एसिडिक लिक्विड मौजूद है। एसिडिक लिक्विड से मुराद है कि वो सिरका हो सकता था या वो लीमू का रस हो सकता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस मर्तबान का बगौर मुशाहिदा किया और दीगर साइंसदानों को वो मर्तबान दिखाया, तो साइंसदानों ने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जार एक बैटरी हो। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये जो मर्तबान उसने दरियाफ्त किया है, जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो वो लगभग कोई 1700 साल पुराना था, यानी कि 200 सदी ईस्वी में वो मर्तबान
और वो स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके ऊपर मुख्तलिफ मफरूज़े हैं कि वो जार क्या था और उसका मकसद क्या था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मफरूज़ा ये है, यानी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस ये है कि वो जार बुनियादी तौर पे, क्योंकि उसके अंदर लोहे के रॉड्स थे, उसके गिर्द जो था वो तांबे का सिलेंडर था, उसके अंदर एसिडिक लिक्विड था, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो एक बैटरी थी जो 200 ईस्वी में बगदाद में बनाई गई थी। और अगर ये सच है तो दर हकीकत अलेसेंड्रा वोल्टा से 1600 साल पहले बैटरी बन चुकी थी। लेकिन इराक से हासिल किया जाने वाला ये जार was not an surety कि it was the first battery because there are certain other hypotheses। तो ये सहरा के बैटरी का मूजिद कौन है, वो अलेसेंड्रा वोल्टा ही को मिला। अलेसेंड्रा वोल्टा की जो बैटरी थी, जिसको एक्चुअली दुनिया की पहली बैटरी कहा गया, जिसका नाम मैंने आपको बताया वोल्टेक पाइल था, उसके ऊपर मजीद इनोवेटिव काम होता रहा, साइंसदान काम करते रहे और लगभग एक सदी के बाद यानी 100 साल बाद बैटरी की बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो गई। बाकायदा प्रोडक्शन से मुराद यह है कि उसको मैन्युफैक्चर किया जाने लगा और उसको सेल आउट किया जाने लगा मार्केट के अंदर। और यकीनन फिर वो बैटरी जो थी उसका साइज़ बड़ा था। उस शक्ल की बैटरी शायद आज भी मिलते हैं, जिन्हें हम प्लेटों वाली बैटरी कहते हैं। इफ़ यू एवर गेट अ चांस, आप एक बैटरी लीजिए जो नॉर्मल रेगुलर बैटरी होती है, जो कि लिथियम बैटरी नहीं होती बल्कि लिक्विड बैटरी होती है। इफ़ यू जस्ट ओपन इट अप यू विल फाइंड कि उसका स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर प्लेट्स लगी हुई हैं। खैर, ये 100 साल बाद की तरक्की थी बैटरी के अंदर, और फिर बैटरी मार्केट होने लगी और बैटरी के मुख्तलिफ इस्तेमालात जो हैं वो सामने आने लगे। बिजली के लिए उसका इस्तेमाल, दर हकीकत बैटरी का शुरू में जो इस्तेमाल किया गया वो लेबॉरेटरीज के लिए किया गया, ताकि करंट और रोशनी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसकी एक मुस्तहकम फ्लो जो है वो लेबॉरेटरीज को मिले। लेकिन फिर ये बैटरीज लेबॉरेटरी से निकल के आम जिंदगी का हिस्सा बनती रहीं। लेबॉरेटरीज की तारीख में ये मनाजिल आते रहे, बैटरी ईजाद हुई, बैटरी मार्केट हुई, फिर बैटरी जो है उसकी जो साख्त है उसको कंडेंस किया जाने लगा, यानी बड़ी बैटरी की जगह छोटी बैटरी, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी और पावर कंजर्व की जाने लगी वो वही होती थी जो बड़ी बैटरी में होती थी। और फिर वक्त आता गया और लिक्विड बैटरीज के मुकाबले में ड्राई बैटरीज आ गई, जिन्हें हम लिथियम बैटरीज कहते हैं। और आज के दौर में जब आप अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कैमरास में, आप जो सोलर सिस्टम्स घरों में लगाते हैं वहाँ जो बैटरीज यूज़ करते हैं, दोज आर कॉल्ड लिथियम बैटरीज। और ये बैटरी की एडवांसमेंट का जदीद दौर है जो लिथियम बैटरीज की शक्ल में मौजूद है। और अब आप देखिए कि जहां हम तेल को, गैस को, कोयले को इस्तेमाल करते थे एनर्जी कन्वर्जन के लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए, अब तो गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, बसेस भी किस पे चलती हैं? बैटरीज पे चलने लग गई हैं। सो बैटरीज की डेवलपमेंट जो है वो मतलब इस किस्म की हुई है कि उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सो अगर ये कहा जाए दैट बैटरी इज एन आइडिया दैट चेंज द एंटायर वर्ल्ड, तो इस बात में कोई मुबालगा ना होगा। बैटरीज के ऊपर जब मुख्तलिफ साइंसदान, मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट उसके ऊपर अपना रिव्यूज़ देते हैं, अपना ओपिनियंस देते हैं, तो वो कहते हैं कि बैटरीज की वजह से ही इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। कंप्यूटर्स की बात करें, छोटी मशीनरीज की बात करें, टॉयज़ इंडस्ट्री की बात करें, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, पावर बैकअप्स की बात करें, पावर बैंक्स की बात करें, या आप बड़ी गाड़ियों की बात करें, या आप सैयारे और जो खला के अंदर बॉडीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इज्साम भिजवाई गई, उनके अंदर सिस्टम्स को चलाने की बात करें, तो ये सब बैटरीज की मोहताज हैं। सोशियोलॉजिस्ट समझते हैं कि अगर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है और अगर कुर्राए ज़मीन से निकलकर हमने ज़िंदगी को किसी और कुर्रे पर, किसी और सैयारे पर बसाना है, तो वो भी बैटरीज के सबब ही मुमकिन होगा। यानी कि बड़े सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि हमारा मुस्तकबिल बैटरीज का मोहताज है। बैटरीज की ज़िंदगी में इस अहमियत का एहसास यकीनन हमें तभी हुआ जब बैटरीज ज़िंदगी में आई और हमारी मोबिलिटी आसान हो गई। एक और मिसाल लेते हैं लैपटॉप की। दुनिया में कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स के बारे में भी हम एक प्रोग्राम करेंगे कि कंप्यूटर का आइडिया कितना इम्पॉर्टेंट था इंसानी हिस्ट्री में। लेकिन कंप्यूटर्स जो थे वो बड़े बड़े फ्रेम कंप्यूटर्स थे, फिर पर्सनल कंप्यूटर्स आए और फिर लैपटॉप्स आए।
लैपटॉप्स आज जो मौजूद हैं, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक बैकअप होता है बैटरीज का, और वो बैकअप बैटरीज का दर हकीकत आपको 2-3 घंटे विदाउट पावर सप्लाई जो डायरेक्ट आपकी आती है, उसके बगैर आपको 2-3 घंटे की सर्विस देता है वो बैटरी, और वो बैटरी कहती है कि आप 2-3 घंटे लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारा मुस्तकबिल मोहताज है उस आइडिया का दैट चेंज द वर्ल्ड, एंड दैट आइडिया इज कॉल्ड अ बैटरी। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जी, वेलकम बैक टू द शो। आपने बात की थी बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग के हवाले से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो हम लोग खुद भी एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, और दूसरा ये कि अगर कर भी रहे हों एक्सप्रेस, तो फिर ये अजीब सा फीडबैक आता है कि ये तो हर वक्त ही चिमटे रहते हैं, ये तो हर वक्त ही यही करते रहते हैं। हमारी शायद सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, क्यों? अच्छा, इसमें यह है कि एक तो पहले हम सोसाइटी को साइड पे कर देते हैं और अपने घर की बात करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं, आपने नोटिस किया होगा 6 महीने का, स्पेशली 6-7 महीने का बच्चा, वो इतना गिगलर होता है कि आप कहते हैं कि बस वो किसी का भी बच्चा होता है आप उठा लेते हैं, उसको हक करते हैं, प्यार करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ भी उससे एक डिस्टेंस इख्तियार कर लेती है, हगिंग में, किसिंग में। सबसे पहले तो ये कि आपको अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव बॉन्डिंग बनानी है। और वो पॉजिटिव बॉन्डिंग क्या है? जब आप उसको हक करते हैं तो उसको लगता है मैं अपनी अम्मी के साथ सारी बातें कर सकता हूँ। आप नहीं उसको एक वार्मथ फीलिंग देते तो वो आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। फिर बॉन्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका सोने जागने की जो रूटीन है, जैसे गुड मॉर्निंग हम कहते हैं जी गुड मॉर्निंग, आप फ़ोन के ऊपर तो लाखों टेक्स्ट मैसेज करेंगे जी गुड मॉर्निंग, इसको भी उसको भी फॉरवर्ड मैसेजेस। बच्चा उठ के आएगा, बच्चे को क्या आपने सिखाया कि आपने सलाम करके एक हक करना है मम्मा को, बाबा को। फिर रात को सोते वक्त मैंने अपने बच्चों को ये सब सिखाया है, और मेरे बच्चे वो कहते हैं ना कि यार मेरा बच्चा फलानी जगह चला गया, मुड़ के आने का नाम नहीं ले रहा। हाय हाय हाँ, बॉन्डिंग नहीं है आपकी। हाँ। अगर वो परेशानी की वजह से गया है तो फिर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वो कमाने की खातिर गया है आप उसको इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए गया है और वो घर को मिस नहीं कर रहा, और वो इसका मतलब है आप में कहीं कमी है। यहाँ पर तो बच्चे चाहते हैं कि जी या अल्लाह एक दफ़ा हॉस्टल लाइफ मिल जाए, किसी तरीके से घर वालों से कुछ छुटकारा मिले। लेकिन जब हॉस्टल लाइफ मिलती है तो उन्हें पता लगता है कि लेकिन पता क्या, आप घर में कर्फ्यू नाफिज ना करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कर्फ्यू की बात की, मुझे भी याद आया कि हम लोग माशाल्लाह से मीम में तो बहुत आगे हैं ना। मीम कल्चर चल रहा, तो मदर्स डे पे मदर्स डे लोगों ने किस तरह विश किया हुआ, उधर से चप्पल उड़ती हुई आ रही है, ठीक है, उधर से डंडा उड़ता हुआ आ रहा है। बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज गिवन वेरी रॉन्ग। आपका जो मदरहुड है या फादरहुड है या पेरेंटिंग है, इट्स अ होल लॉट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पाकिस्तान में लगता है अच्छा यार ये पेरेंटिंग क्या है, ये बच्चे पालना क्या होता है, किसको बच्चे पालने नहीं आते, बच्चे पाल जाते हैं। नहीं भाई, बच्चे ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, एलीट से एलीट और गरीब से गरीब, इस पे आपको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चे पल जाते हैं। मैं आज ये मिसकंसेप्शन ख़त्म करना चाहती हूँ। बच्चे पालने पड़ते हैं। आप बिल्ली के बच्चे को लेते हैं तो आपको पता है जब बिल्ली के बेबीज़ होते हैं, अगर आप उसको वार्म इन्वायरमेंट में नहीं रखते तो उसके बेबीज मर जाते हैं। फिर उन बिल्ली के बच्चों की आप इतनी लुक आफ्टर करते हैं, फिर उनको छोटे छोटे फीडर से दूध पिलाते हैं, फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं, फिर आप उनको पॉटी ट्रेनिंग करते हैं। बिल्ली के बच्चे पे आप इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उसको पता है इसको प्यार करना है, इसको लिक करना है, ये मुझे लुक आफ्टर करता है, इसके साथ ये करना है। उसकी भी आपके साथ एक बॉन्डिंग होती है क्योंकि आपने उसे वो सिखाया है। आप जंगली बिल्ली को ले आए, वाइल्ड कैट को ले आए, क्या वो ऐसा करेगी? नहीं करेगी। बच्चे के साथ बॉन्डिंग आपने डेवलप करनी है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू डू इट। अच्छा, पेरेंटिंग पैटर्न को अगर फॉलो करें तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगी, पेरेंटिंग पे किताबें पढ़िए, आपको कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैंने एक किताब लिखनी शुरू की हुई है उर्दू में, और वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाए तो उससे कुछ फ़ायदे हो जाएं। आप पेरेंटिंग की किताबें पढ़ें, आप एंगर मैनेजमेंट पढ़ें, बिहेवियर मैनेजमेंट पढ़ें। मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है,
किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता। कम ऑन, क्यों तुम्हारी नहीं सुनता भाई? हाँ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते बल्कि किस्मत पे छोड़ देते हैं कि बच्चे तो अच्छे निकल आए, ये किस्मत की ही बात है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के भी अच्छे बच्चे नहीं निकलते और बहुत बुरे बुरे लोगों के भी अच्छे निकल आते हैं। वो इस चीज़ को इससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने तो अपनी एफर्ट पुट की है लेकिन ठीक नहीं हुआ कुछ। नहीं, एफर्ट पुट नहीं की, एफर्ट फिर वाला वो वर्ड माइनस कर देते फिर हैं। एक लेवल पर आके वो ये बोलते हैं कि पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। यस, अच्छा जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप खुद लेज़ी होते हैं ना, आप चीज़ों पे एफर्ट पुट करना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। पेरेंटिंग एक प्रोसेस है सीखने का, हर एक के लिए डिफरेंट है। मे बी कुछ चीज़ें मेरे बच्चों पे वर्क कर रही हैं, आपके बच्चे पे वर्क नहीं कर रही, फिर आपके बच्चे पे वर्क नहीं कर रही, तो आप पॉजिटिव पेरेंटिंग या उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अब आपने उठाया उसमें से क्या है अपने बच्चे के हिसाब से, वो मैटर कर रहा है और उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। आप ये देखें, मैंने अपने करियर में ये चीज़ देखी है कि आप एक ब्लैंक माइंड खातून को जो कभी स्कूल ना गई हो, अनपढ़ को कुछ सिखाओगे ना, वो कहेगी बीबी बिल्कुल ठीक है मैम, जिस तरह आप कहेंगी मैं वो करूँगी। और वो सुनती है और करती है। और मेरे काम वालियाँ इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हैं। उनके बच्चियाँ पढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप अवेयर्ड को अवेयरनेस देंगे, दैट्स चैलेंज बिगन्स फ्रॉम दैट। क्योंकि आपको पता है पहले आपने एक कॉन्सेप्ट माइंडसेट बना लिया, अब आप इतने पक्के हो गए उस माइंडसेट पे कि आप कहते हैं नहीं जी एक ही खुदा है, यही बात सही है। उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बच्चे देखें, 7 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं। इन 7 डेवलपमेंटल डोमेन साइंस ने आपको बता दिया। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर आपका आ जाता है एथिक्स एंड मॉरल्स, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। अगर आप ये सारी चीज़ें कर गुजरते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर ये 7 डोमेन्स को आप एड्रेस करते हुए, ये उर्दू में मैं लिख रही हूँ इंशाल्लाह ताला, कुछ कोशिश कर रही हूँ, ये 7 डोमेन्स को टच करते हुए आप अपने बच्चे की नशोनुमा में एक पॉजिटिव पेरेंटिंग का रोल प्ले करेंगे। जब आप देखेंगे यार मेरे बच्चे की हाइट इसकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है, आप फ़ौरन भागेंगे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर टेस्ट करेगा, वो कहेगा इसमें ये मसला है, आप वहीं पे पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा ये बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे लग रहा है, बाकी बच्चे ABC पूरी लिख रहे हैं, ये नहीं लिख पा रहा, आपको समझ आई कि इसका ब्रेन कितना काम कर रहा है, कोग्निटिवली ये ठीक है कि नहीं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज ढूंढनी शुरू कर देंगे। ऑटिज्म तो नहीं है, आपने राइट फ्रॉम द बिगनिंग चीजें पकड़ ली, अब आप ऑटिज्म के हिसाब से पढ़ाओगे। एक बच्चा नॉर्मल इन्वायरमेंट में जा रहा है, आपको 8 साल बाद पता लग रहा है ये तो ऑटिज्म, ये तो बच्चा ठीक ही नहीं है, हम तो इसको गलत इन्वायरमेंट में छोड़ा हुआ था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है फूडीज़। और फूडीज़ में आज हम खा रहे हैं स्टेक्स। स्टेक्स, वैसे तो ये स्टेक्स जो होते हैं वो मसल फाइबर का जो है वो कट होता है और जनरली जो है वो बोन भी इंक्लूड करता है और डिफरेंट प्राइम कट्स होते हैं। बट ये कहाँ से खाना स्टार्ट हुए लोग और इसकी हिस्ट्री जो है वो कहाँ तक जाती है, आज हम ये फाइंड आउट करेंगे। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। वैसे तो हम स्टेक की हिस्ट्री जो है वो वहाँ तक प्रीडेट कर सकते हैं जहाँ तक इंसान ने पहली दफ़ा मीट खाना शुरू किया, क्योंकि जब बड़े बड़े जानवर जो है वो इंसान पकड़ के या काट के लेकर आते थे हंट करते के दौरान, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट जो है वो कट्स बना लेते थे क्योंकि उसको कैरी करना यूँ ज़्यादा आसान होता था। प्रिमिटिवली तो फुल जो है वो जानवर जो है वो कैरी करते थे, बट सून इंसानों ने ये रियलाइज़ किया कि ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है और ये बहुत ही मुश्किल होती है जब आप दूर दराज इलाके से हंट करके अपने जो है वो लोकेलिटी के अंदर ये जानवर लेकर आते हैं। तो उन्होंने जो है वो बुचर करने के डिफरेंट तरीके जो हैं वो निकाले और उस टाइम के ऊपर क्योंकि उन्होंने जो है जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाएं तो स्टोन जो होता है, स्टोन को शार्प करके उन्होंने पहले से ही टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे। अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देखें तो स्किनिंग जो है जानवर की वो उन्हीं टाइम्स में शुरू हो गई थी, यानी कि जब जानवर हंट किया जाता था तो उसको स्किन भी जो है वो किया जाता था और इन शार्प स्टोन्स के थ्रू उसको जो है वो कट किया जाता था। अब
जानवर को जो है वो काट के डिफरेंट पीसेस के अंदर लाने का जब मैटर आया तो उसके जो है डिफरेंट कट्स को अलग किया गया, यानी कि जो है वो स्टमक को अलग किया गया, चेस्ट पीसेस को अलग किया गया और टांगों को जो है वो अलग किया गया। तो इनको जो है वो ना सिर्फ कैरी करना आसान होता था बट इनको स्टोर भी किया जा सकता था और जो है वो एक स्पेसिफ़िक हिस्सा जो है स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ पकाया जा सकता था, तो बाकी का जो खाना होता था वो ज़ाया नहीं जाता था। अब ये तो हमने देखा कि हिस्ट्री में जो है वो गोश्त जो है उसको पकाने के जो है वो तरीके डिस्कवर किए गए, या गोश्त को जो है वो हंट करके लेके जाने के तरीके डिस्कवर किए गए। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो उन कट्स के दौरान जो है वो कुछ ऐसे पोर्शंस जो थे वो इंसानों ने डिस्कवर किए कि ये जो है इनको काट कर बनाना जो है वो ज़्यादा सिंपल है रादर देन जो कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो कि पकाना अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस तरह करते करते जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से देखा जाए तो गोश्त जो है वो स्टेक की फॉर्म में जो है वो खाया जा रहा है। मगर अगर ज़्यादा सिविलाइज्ड या रीसेंट टाइम्स में आए तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये जो बीफ है इसके अंदर से जो हम स्टेक बनाते हैं, डिफरेंट जो पोर्शंस हैं उनके अंदर जो है वो इनको पकाने का डिफरेंट तरीका है, और क्योंकि इनको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लगते हैं, जैसे टेंडर लॉइन का जो स्टेक होता है वो बहुत रिलेटिवली जल्दी पक जाता है और आसान है रादर देन बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पोर्शंस जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस वजह से जो है वो इनको डिफरेंट तरीके से पकाया जाता है। कुछ को जो है वो ग्रिल किया जाता है, कुछ को डायरेक्ट अंडर फायर बनाते हैं, कुछ को बेक कर सकते हैं और कुछ को फ्राई किया जाता है। तो ये सब जो है वो डिपेंड करता है उस बीफ स्टेक कट के ऊपर। ज़्यादातर लोग जो है वो स्टेक डिशेस जो हैं जैसे कि अब सर्व की जाती हैं वो उनको हिस्ट्री में ओरिजिनेट करते हैं अमेरिका से, और इसी वजह से बहुत सारे स्टेक हाउसेस जो हैं उनके नाम जो है वो अमेरिकन स्टेक हाउसेस के नाम पे होते हैं। बट ये इससे भी ज़्यादा प्री डेट की जाती है, और ये सबसे पहले जो है वो स्कैंडिनेवियन इलाके में जो है वो स्टेक की फॉर्म खाई गई और ये नाम जो है वो वहीं से ट्रैवल करता गया। उसके बाद आगे चलते चलते इटली के इलाके फ्लोरेंस में जो है वो बहुत शौक से स्टेक खाया जाता था। सो ये अमेरिका में इससे बहुत बाद में आया। स्टेक जो वर्ड है वो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज में स्टाइक या स्टाइकना जो है वो वर्ड है ओरिजिनल, और ये ओल्ड नॉर्स में जो है वो ये वर्ड है, और इसको जो है वो इसके कट से जो है वो लिंक किया जाता है। और ये 15th सेंचुरी की बात है जब ये स्कैंडिनेविया में जो है वो खाया जा रहा था। इवन दो स्कैंडिनेविया में जो है ये स्टेक ओरिजिनली खाया जा रहा था, बट इसके बहुत सारे जो डिफरेंट कट्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स में बाद में जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। 1897 में अमेरिकन डॉक्टर सैलिसबरी ने ये अपने लोगों को तजवीज़ दी, क्योंकि ये सिविल वॉर का टाइम था। तो उस टाइम के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों में जो है वो मेल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कॉमनली पाया जा रहा था, और क्योंकि उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट जो थी वो ज़रूरी थी, तो ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि वो 3 पोर्शन जो है वो स्टेक काट के अपनी मील का हिस्सा बनाएं और वो इसको खाएं। तो इस वजह से अमेरिकन रीजन में ये स्टेक जो है वो पॉपुलराइज होना शुरू हो गया, वहाँ से जो है हाउस होल्ड में ये ज़्यादा खाना शुरू हो गया। इसी तरह ब्रिटेन में जो है वो ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का अप्रोच लिया था स्टेक के ऊपर, क्योंकि एनिमल ग्रेजिंग जो है वो ब्रिटेन के फार्म लैंड्स में बहुत ही कॉमन थी और कैटल फार्मिंग जो है बहुत कॉमन थी। तो जो वहाँ के फार्मर्स थे वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कॉमनली जो है वो ये स्टेक खाते थे, और थोड़ा ज़रा अमेरिकन स्टेक से डिफरेंट तरीके से, बट जो है उसका कुकिंग का तरीका जो था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, क्योंकि आप इसको जो है जैसे मैंने पहले बताया ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं, तो मीट को कुक करने का तरीका जो है वो सिमिलर था। बट ब्रिटेन में और अमेरिकन स्टेक हाउसेस में थोड़ी सी अगर डिफरेंस देखी जाती है तो उनकी जो साइड सर्विंग है उसमें देखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अमेरिकन स्टेक्स हैं जो अमेरिकन स्टेक हाउसेस में सर्व किए जाते हैं उसमें स्टेक कट के साथ साथ आपको वेजिटेबल्स की साइड्स होती हैं और पोटैटोज़ की साइड्स होती हैं, और उन पोटैटोज़ में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जैसे बेक्ड पोटैटोज़, फ्राइज़ या मैश पोटैटोज़। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट फूड आइटम्स की जो ओरिजिनलिटी और ऑथेंसिटी के ऊपर आर्ग्यू करते हैं काफ़ी टाइम्स, उस तरह स्टेक के ऊपर भी जो है बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं इस बात के ऊपर कि स्टेक जो होता है वो सिर्फ बीफ का कट होता है, बट ट्रू डेफिनेशन में स्टेक कट्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट एनिमल्स के भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हील का जो कट है वो भी स्टेक के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह बहुत बड़ी फ़िश जो है
ट्यूना है जैसे, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी स्टेक कहलाता है। इसी तरह हैम का क्रॉस सेक्शन जो है वो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है, एज अ स्टेक खाया जाता है। हॉर्स मीट जो है इंटरेस्टिंगली बहुत जो है वो स्टेक उसका बनाया जाता है। बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू मीट से जो है वो भी स्टेक बनाया जाता है। सो ये लिमिटेड नहीं है बीफ के ऊपर, ऑल्दो कि ये रिलेट किया जाता है बीफ के साथ, बट ये डिफरेंट जानवरों का जो डिफरेंट मीट के पोर्शंस हैं, स्टेक उसको भी कहते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्टेक्स जो हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मोस्टली जो स्टेक हाउसेस हैं वो अमेरिकन स्टेक हाउसेस से जो हैं वो पॉपुलराइज हुए हैं। और उनकी मेजर रीज़न वो ये भी है कि अमेरिका के कुछ रीजन्स जो हैं जैसे कि टेक्सास है, वहाँ पे जो है वो स्टेक्स जो हैं वो प्रॉपर स्टेक हाउसेस हैं, और वो इस वजह से हैं क्योंकि जो मोस्टली कैटल फार्मिंग होती है वो इन रीजन्स में होती है। ये बहुत वास्ट लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, और यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो इस वजह से जो फ्रेश मीट आती है उनसे जो है वो फ्रेश स्टेक बनाया जाता है, और इन स्टेक हाउसेस में फ्रेशली सर्व किया जाता है। तो इसकी फ्रेशनेस की वजह से जो है इन रीजन्स के अंदर जो है वो बहुत ही पॉपुलर हैं स्टेक्स। और क्योंकि जो फ्रेश मीट का स्टेक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और टेस्टी होता है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ से पॉपुलर होते होते वो ट्रैवल करता गया डिफरेंट रीजन्स में ये कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान में मोस्टली स्टेक हाउसेस जो हैं उनके नाम जो हैं वो यूजुअली अमेरिकन स्टेक हाउसेस के नाम पे ही होते हैं। स्टेक जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर बनाया जाता है, और उसके 5 लेवल्स ऑफ डननेस हैं। जैसे कि हम जो है वो वेल डन की बात करते हैं, मीडियम वेल की बात करते हैं, मीडियम की, मीडियम रॉ या फिर रॉ। ये जो स्टेक्स हैं इनकी 5 लेवल्स ऑफ डननेस हैं ये, और हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग जो है वो इसको वेल कुक्ड जो है वो खाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको मीडियम वेल खाते हैं, पर आई थिंक सबसे बेस्ट जो इसका लेवल है टेम्परेचर का वो मीडियम वेल है, क्योंकि उसके अंदर आपको ना सिर्फ आउटर लेयर जो है वो अच्छी कुक्ड होती है, बल्कि जब आप उसको कट करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा फ्रेश रेड जब आपको लुक मिलती है, तो वो जो जूसी मीट है सारा टेस्ट जो है वो उसके अंदर होता है। स्टेक्स को प्रेफरेबली जो है वो बहुत ही सिंपल सीजनिंग के साथ जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि सॉल्ट एंड पेपर के साथ, और उसके ऊपर जो है वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप उसके ऊपर सॉस अगर डालना चाहते हैं तो बहुत सारी कुछ पॉपुलर सॉसेस हैं, जैसे कि बारबेक्यू सॉस है जो कि बहुत पॉपुलर स्टेक्स के साथ खाई जाती है, HP सॉस है, इसी तरह मशरूम सॉस है जो वाइट सॉस है वो उसके ऊपर डालते हैं। तो टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पसंद करते हैं, बट मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उसका ओरिजिनल टेस्ट लेने के लिए वो इसके ऊपर कोई सॉस नहीं डालते, बल्कि मिनिमल सीजनिंग रखते हैं। और इसमें सीजनिंग के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इसकी सीजनिंग जो है वो क्यों मिनिमल होती है, बिकॉज जब ये बीफ कट जब ये कुक होता है तो इसको जो है अपने इसमें मिनिमल ऑयल डाला जाता है, और ये मोस्टली जब कुक होता है तो ये अपने एनिमल फैट के अंदर ही कुक होता है। इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही एनरिच्ड होता है। सो इतनी मज़े की बातें करते हुए स्टेक के बारे में मुझे बहुत सा भूख लग चुकी है, और मेरे सामने बहुत ही मज़ेदार प्लेट पड़ी हुई है, तो अब मैं इसको खाऊंगा और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी। शाफिज़ साहब ये बताएं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए राज़ी कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे एक तो डरते भी हैं कि अगर हम लोग फेल हो गए, सप्ली आ गई, और फिर जहाँ पर ये भी बात कि अब डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट रही नहीं है, लेकिन हम डिग्रीज़ के पीछे बच्चों को इतना प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि बच्चे GPA लेना है और उसके बाद आपने पास होना है, पोजीशन लेनी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है सर? इसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि राज़ी कैसे करें, ठीक है? ठीक। बच्चे को राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में बच्चे की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तो बच्चा ऐसे ही माहौल में है कि वो पढ़ रहा है। अब आ जाइए बड़े बच्चों पे, टीन्स पे, ट्वीन्स पे। टीन्स की आप बात करते हैं तो आप ये देखें, O लेवल्स है, A लेवल्स है, आजकल जो प्रेशर्स चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बीइंग पेरेंट हम अपने बच्चों को ये ना कहें कि तुम पढ़ो ही पढ़ो। इस कोविड के दौरान अपने बच्चे को कहें कि बेटा इट्स ओके, अगर आपके ग्रेड्स कम भी आएंगे आई विल एक्सेप्ट यू, मुझे नहीं फ़र्क, क्योंकि मुझे बीइंग मदर नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी, अपने बच्चे की इमोशनल हेल्थ, मेरे अब बच्चे की वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि उसने लाजमी ए ग्रेड्स लेने हैं, A+ लेने हैं। मुझे अपने बच्चे की हैप्पीनेस ज़रूरी है, मुझे अपने बच्चे की प्रेजेंस ज़रूरी है। बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं इस प्रेशर की वजह से, तो मेरा ये मैसेज है पेरेंट्स को कि डिग्रीज़ की खातिर अपने बच्चों को इस कदर प्रेशराइज़ ना करें
कि वो इतने परेशान हो जाएं कि वो सिर्फ डिग्रीज लेने की खातिर सुसाइड्स कमिट करें या प्रेशर में आएं। अच्छा, अब मैंने आपसे लास्ट सवाल है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंसान को अपने बारे में ये खुद भी सोचना चाहिए कि हम अच्छे पेरेंट नहीं बन पा रहे, या हमें कैसे अच्छा पेरेंट बनना चाहिए, सिवाय बच्चों को ही ब्लेम करने के कि तुम ये गलत कर रहे हो, जैसे इन्होंने भी कहा ग्रेड्स के बारे में। खुद भी ये सोचना चाहिए कि क्या गलती कर दी या अब उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है ये, और ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, मैं ये दोनों चीज़ें इसलिए कोट कर रही हूँ कि हमें सब देख रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एजुकेटेड हैं या आप एजुकेटेड नहीं हैं। फ़र्क इससे पड़ रहा है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, तो यस, आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगर आपका बच्चा गाली गलौज कर रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका बच्चा हिटिंग कर रहा है तो वो आपको सोचने की ज़रूरत है। इसमें तो पेरेंटिंग पॉजिटिव को तो आप साइड पे कर दें, आप पेरेंटिंग कहाँ कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को देख कहाँ रहे हैं कि बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, पॉजिटिव तो फिर बहुत बाद में आ जाता है, वो तो आप अपने लिए खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना है। लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो सोशली कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से हर माँ बाप को पता है कि ये चीज़ गलत है, वो तो आपको पता है ना कि गलत है, और उस पर आपने वर्क करना है, आपने उसमें सुधार लाना है। तो डेफिनेटली आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एटलीस्ट जो आपके हाथ में चीज़ें हैं आप उनको ख़राब होने से रोक लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शफिया रफ़ीक साहिबा आपके वक्त के लिए। नाजरीन, इनकी इसी बात के साथ कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की और अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। बच्चों को ये कहूँगा कि माँ बाप को सुने, और माँ बाप को ये कहूँगा कि बच्चों को समझें। इसी के साथ एक और सुबह को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।